कैसी हो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे। अब देखो धीरे धीरे सर्दी अपने पैर पसार रही है, तो आप लोग थोड़ा बचकर ही रहना। अच्छा, सर्दी से याद आया कि मैंने सुना है कि ये जो प्यार मोहब्बत वाली चीजें होती हैं, ये ऐसे मौसम में ही परवान चढ़ती हैं। अब देखो मुझे तो इन सब चीजों का इतना ज्यादा नॉलेज है नहीं, क्योंकि मैं तो सारे दिन आप लोगों के लिए ये भूत प्रेत वाली कहानियों को लाने की कोशिश में लगा रहता हूं। पर इसी कोशिश के दौरान मेरे सामने एक ऐसी रूह कपा देने वाली कहानी आई है, जिसको सुनने के बाद मुझे लगा कि ये कहानी तो आप लोगों तक जरूर पहुंचनी चाहिए। पर यह कोई सर्दी से रूह कपा देने वाली कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी कहानी है जिसको सुनने के बाद ये जो जितने भी जवानी से भरे हुए गर्म खून वाले लोग बैठे हुए हैं, इन सब को समझ में आएगा कि हर खूबसूरत चेहरे के पीछे सिर्फ मासूमियत ही नहीं होती, बल्कि कई बार अनजाने में हमारा किसी ऐसी चीज से भी पाला पड़ जाता है जो कि हमारे लिए मौत का कारण भी बन सकती है। अब मैं आप लोगों से ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये तो आपको आज की ये कहानी सुनने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आज की कहानी को शुरू करने से पहले जो लोग आज पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं, उनसे मेरा यही कहना है कि अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये जो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है, उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आगे आने वाली स्टोरीज जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीलिमा है और मैं बिहार के एक छोटे से गांव बेरखंडी की रहने वाली हूं। आज मैं अपनी लाइफ की एक ऐसी डरावनी घटना के बारे में आप सबको बताने वाली हूं, जिसे सुनने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि कभी कभी किसी के प्रति ज्यादा लगाव भी हमारे लिए किस तरह जानलेवा हो सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ था मेरे साथ। जब मैं 15 साल की थी और 10वीं क्लास में पढ़ रही थी, हमारा स्कूल पास के ही गांव में था। ऐसे में मैं अपनी बचपन की फ्रेंड आरती के साथ पढ़ने जाया करती थी। उस वक्त मैं और आरती दोनों ही पास के गांव में रोज पैदल ही पढ़ने आया जाया करते थे। तभी एक दिन आरती अपनी ही रिश्तेदारी की एक शादी में गई हुई थी और वहां पर एक लड़के से उसकी दोस्ती हो गई। लेकिन शादी में से आने के बाद भी आरती ने यह बात मुझे बताई नहीं थी। उस वक्त मैं इन सब से अनजान थी। वही आरती अपने घर के फोन से सबसे छुपकर फोन पर उस लड़के से बातें करने लगी थी। जब इसी तरह कुछ दिन गुजर गए, तो फिर एक दिन ऐसे ही आरती ने जब मुझे इस बारे में बताया, तो मैंने उसे काफी डांट लगाई और उसे कहा कि अभी इन सब के चक्कर में ना पड़े तो बेहतर है। लेकिन आरती मेरी कहाँ सुनने वाली थी। वैसे भी उस वक्त उम्र भी कुछ ऐसी ही होती है। धीरे धीरे इसी तरह दिन गुजर रहे थे, लेकिन अब आरती हमेशा उदास रहने लगी थी। मैंने उससे कई बार पूछा कि क्या हुआ, लेकिन उसने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, वो मुझे हर बात बताती थी, लेकिन मेरे इतने पूछने पर भी जैसे कोई ऐसी बात थी जिसे वो बताना नहीं चाहती थी। ऐसे में एक दिन जब मैं सुबह उठकर अपने कमरे से बाहर आई, तो मेरी मम्मी बहुत परेशान थी। ये देखकर मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो अब उन्होंने जो कुछ बताया उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले ही जमीन खिसक गई, क्योंकि उन्होंने बताया कि रात को ही आरती ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। अब यह खबर मेरे लिए काफी दिल दहला देने वाली थी। मेरे लिए तो यकीन करना भी मुश्किल हो गया था कि ऐसा कुछ हो सकता है। फिर मैं अपनी मम्मी के साथ आरती के घर पर गई, जहां पर उसकी लाश को देखकर फूट फूट कर रोने लग गई। वहां पर लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे और कुछ लोग तो मेरी तरफ खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे, जैसे मुझे तो सब कुछ पता था, लेकिन मैं किसी को कुछ नहीं बता रही थी। वैसे हुआ ये था कि आरती जिस लड़के से बात करती थी, धीरे धीरे उससे बहुत प्यार करने लग गई थी, लेकिन उस लड़के ने किसी और लड़की से सगाई कर ली। इस बात को लेकर आरती और उस लड़के के बीच बहुत बहस हुई थी, क्योंकि आरती उस लड़के के प्यार में एक तरह से पागल हो गई थी। उसने उस लड़की को समझाने की कोशिश की, लेकिन उस लड़के ने बताया कि उसने तो उससे बस ऐसे ही टाइम पास के लिए बात की थी और उसकी उम्र भी नहीं है कि वो उसे शादी कर सकेगा। परंतु आरती को तो जैसे कुछ नहीं सुनना था। उस रात जब दोनों ने बातें की, तो बात बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और गुस्से में उस लड़के ने आरती से गाली गलौज कर दी, जिसकी वजह से गुस्से में आरती ने रात को चोरी छुपे घर से निकलकर उस कुएं में कूदकर सुसाइड कर लिया। वही उस लड़के के और उसके बीच में क्या बात हुई थी, ये सब कुछ मोबाइल में रिकॉर्ड हो गया था, जिसकी वजह से ये बात बाद में पता चल गई और आरती मरने से पहले एक सुसाइड नोट भी लिख गई थी। वैसे अब सारी सच्चाई आंखों के सामने थी, लेकिन फिर भी आरती के घर वाले
उस लड़के पर बदनामी के डर से कोई पुलिस केस नहीं करना चाहते थे। वही अपनी फ्रेंड को खोने की तकलीफ मुझे कितनी हो रही थी, मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। फिर आरती की लाश को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया और मैं अपनी मम्मी के साथ घर वापस लौट आई। वैसे जब हम अपने घर आ रहे थे तो मुझे देखकर पड़ोस की कुछ औरतें बातें बनाने लगीं कि जब इसकी सहेली ऐसी थी तो ये भी ऐसी ही होगी, इसे तो सब कुछ पता ही होगा, जिसकी वजह से घर पर ले जाकर मेरी मम्मी ने मेरी क्लास लेना शुरू कर दी। मुझे भी पूछा, बेटा ऐसा कोई चक्कर तो नहीं है? परंतु जब मैंने उनकी कसम खाकर भरोसा दिलाया तब जाकर उन्हें भरोसा हुआ और मैंने ये भी बता दिया कि किस तरह आरती ने ये बात मुझे बताई थी, तो मैंने उसे मना किया था कि ये सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में मेरे ज्यादा मना करने पर उसने ये भी बोल दिया था कि अब वो उस लड़के से कोई मतलब नहीं रखती है। इसके बाद उसने मुझे उस लड़के के बारे में कुछ नहीं बोला था, परंतु मुझे नहीं पता था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। वही लोगों का मुंह तो बंद नहीं किया जा सकता था। वही धीरे धीरे आरती को मरे हुए 3 दिन हो गए थे, लेकिन एक पल भी ऐसा नहीं गया जब मैंने आरती को याद नहीं किया था। उस वक्त मैं इन सब की वजह से इतनी ज्यादा तकलीफ में थी कि मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी। ऐसे में मैं स्कूल तक नहीं गई थी। बस हमेशा आरती को याद करके मैं बहुत रोती थी कि काश आरती मुझे छोड़कर नहीं गई होती। तभी चौथे दिन जब मैं सो रही थी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे घर के बाहर से कोई मुझे आवाज लगा रहा है। ये महसूस होते ही पहले तो मैंने नींद में नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब बार बार ये आवाज सुनाई दे रही थी तो हड़बड़ाते हुए मेरी आंखें खुल गईं। तभी मुझे महसूस हुआ कि ये तो आरती की आवाज है, जो मेरा नाम लेकर मुझे आवाज लगा रही थी। ये सोचकर और ये देखकर तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा और लोगों की बातें याद भी आने लगी कि जिस व्यक्ति से अगर ज्यादा लगाव होता है तो वो मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। अब तो मैं थर थर कांपती जा रही थी, लेकिन आरती की वही आवाज लगातार मुझे अपने कानों में सुनाई दे रही थी। ऐसे में मैं इतना ज्यादा डर गई थी कि अपने बिस्तर पर से भी नहीं उठ पा रही थी। धीरे धीरे वो रात निकल गई। सुबह के 4 बजे तक वो आवाज मुझे सुनाई देती रही, लेकिन मैंने उस तरफ खिड़की से देखना या उस आवाज का जवाब देना ठीक नहीं समझा। वही सुबह के 4 बजे बाद घबराते हुए मैं सोने की कोशिश करने लगी और फिर सो गई। वही सुबह जब देर से मेरी नींद खुली तो मेरी मम्मी ने इस बारे में पूछा। मैंने बहाना लगा दिया कि पढ़ते हुए देर रात को सोई थी तो लेट हो गई। उस वक्त मैं यही सोच रही थी कि जो कुछ हुआ था वो मम्मी को बताऊंगी तो शायद वो मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगी, इसीलिए मैंने मम्मी को कुछ नहीं बताया। लेकिन वो सारी बातें याद करके मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वैसे मेरी 10वीं क्लास थी तो मैं ज्यादा छुट्टियां तो ले नहीं सकती थी। ऐसे में फिर मैं अपने पापा के साथ मोटरसाइकिल पर अपने स्कूल चली गई तो रास्ते में वो कुआं मुझे दिखाई दिया जहां आरती ने अपनी जान दी थी। उस कुएं को देखते ही आरती को याद करके मुझे और ज्यादा तकलीफ होने लगी। अब पापा मुझे स्कूल छोड़कर सीधे ही किसी काम से दूसरे गांव चले गए थे। वैसे अक्सर हमें पैदल ही स्कूल आना जाना होता था। ऐसे में फिर वापस लौटते वक्त मैं हमारे गांव की जो और लड़कियां थीं उनके साथ घर वापस आ गई। वैसे पहले मैं और आरती उन लड़कियों के साथ कम ही जाया करती थी। धीरे धीरे इसी तरह कुछ दिन गुजरे, लेकिन जब रात को अक्सर जब मैं सोती थी तो मुझे आरती की आवाज सुनाई देती थी। ऐसे में कभी तो मैं सोचती कि ये सब कुछ मेरे मन का भ्रम है, तो कभी सोचती कि सच में आरती ही मुझे आवाज लगाती है। इन सब की वजह से मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। ऐसे में मेरा मन कर रहा था कि मैं अपने घर वालों को इस बारे में बता दूं, परंतु पता नहीं क्यों चाहते हुए भी मैं अपनी मम्मी को ये सब कुछ नहीं बता पा रही थी। एक दिन मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, मुझे बुखार जैसा लग रहा था, तो मैं स्कूल से जल्दी ही छुट्टी लेकर अपने गांव आने के लिए अकेले ही पैदल आने लगी, क्योंकि अगर किसी टीचर से बोलकर पापा को कॉल करवाती तो पापा तो पास के ही कस्बे में अपने काम पर गए हुए थे और उन्हें काम छोड़कर आना पड़ता। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अकेले ही चली जाऊं। फिर जैसे ही हमारे गांव में आते ही वो कुआं मुझे दिखाई दिया जिसमें आरती ने सुसाइड किया था, तो उस वक्त पता नहीं क्यों मैं एकटक उस कुएं की तरफ देखने लग गई। उस वक्त दोपहर के 12:30 बज रहे थे। तभी अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे उस कुएं पर एक धुंधला साया खड़ा हुआ है। ये देखकर एक पल के लिए तो मैं घबरा गई, लेकिन डरते हुए जब फिर से तरफ देखा तो अब मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब मैं वहां से अपने घर की तरफ आने लगी तो अचानक मुझे अपने कंधे पर बहुत ज्यादा बोझ महसूस हुआ।
ऐसा लगने लगा जैसे कोई मेरे कंधे पर बैठा हुआ है। तो मैं जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए अपने घर की तरफ जाने लगी, परंतु धीरे धीरे वो बोझ बढ़ने लगा। तो अब मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा, लेकिन साथ में सोचने लगी कि हो सकता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार भी है जिसकी वजह से ज्यादा थकान हो रही होगी और ऐसा महसूस हो रहा होगा। लेकिन उस वक्त मुझे नहीं पता था कि आखिर आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। अब मैं अपने घर पर आ गई और मेरी मम्मी को आकर मैंने सारी बात बताई। तो मम्मी ने थोड़ा बहुत खाना मुझे खिला दिया और फिर दवाई देकर आराम करने के लिए बोल दिया, जिसकी वजह से मैं अपने कमरे में जाकर सो गई और कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई। अब मैं अपने कमरे में सो रही थी कि तभी मुझे अपने कानों में किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, जिसकी वजह से हड़बड़ाते हुए मेरी नींद खुल गई और मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया और रोने की आवाज भी अब सुनाई नहीं दे रही थी। तो सोचा शायद ऐसे ही भ्रम हुआ होगा। ये सोचकर फिर से सोने के लिए लेट गई, लेकिन थोड़ा डर लग रहा था। परंतु मैं सोने की कोशिश करने लगी तो कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई। फिर जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने कमरे में से निकलकर देखा कि शाम हो गई थी और मेरे पापा भी घर आ गए थे। अब वो मुझे अपने मोटरसाइकिल से पास के ही कस्बे में ले जाकर डॉक्टर को दिखाकर लेकर आए और फिर रात को खाना खाने के बाद मैं आराम करने के लिए लेट गई। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा जो कमरा था वो हमारे मकान के बाहर की साइड बरामदे में बना हुआ छोटा सा कमरा था, जो मैंने अपनी पढ़ाई के लिए अलग से लिया था। हमारे घर में मेरी मम्मी, पापा, दादी, एक मेरी छोटी बहन और एक बड़ा भाई थे, जिसमें मेरा बड़ा भाई बाहर शहर में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा था। मेरी छोटी बहन गांव में ही उस वक्त पढ़ती थी और मैं और मेरे मम्मी पापा यही हमारा परिवार था। उस वक्त मम्मी, पापा और छोटी बहन मकान में अंदर के कमरों में सोते थे, जबकि मेरी दादी उस वक्त जो मकान के आगे हमारा एक घास फूस का छप्पर बना हुआ था उसमें सोती थी। वहीं मैं बरामदे के अपने कमरे में सोती थी, वहीं पर अपनी पढ़ाई करती थी। उस रात जब मैं सो रही थी तो मुझे फिर से ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे आरती ने मुझे आवाज लगाई हो, जिसकी वजह से हड़बड़ाते हुए मेरी नींद खुल गई। लेकिन अब मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। ऐसे मैंने सोचा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, शायद इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं फिर से सोने के लिए लेट गई और कुछ देर में मुझे नींद आ गई। अब मुझे बार बार सपने में वही कुआं दिखाई देने लगा जिसमें कूदकर आरती ने सुसाइड किया था। अब सपने में मैंने देखा कि उस वक्त आरती उस कुएं पर खड़ी हुई थी और उसका चेहरा बिल्कुल सफेद लग रहा था, आंख लाल थी और उसके बाल भी थोड़े आगे की साइड थे, जिसकी वजह से वो डरावनी लग रही थी। वहीं वो मेरी तरफ घूर कर देखने लगी और फिर बोली, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? ये सुनकर मैं कुछ बोलती कि ऐसा लगा जैसे वो मेरे कंधे पर आकर बैठ गई और बोली, तुम मुझे अकेले नहीं छोड़ सकती। ये कहते हुए वो रोने लग गई थी। अब मुझे बार बार उसके रोने की आवाज सुनाई देने लगी। तो पहले तो मैंने सोचा कि शायद सपने में ही मुझे ये सब कुछ लग रहा है, लेकिन जब वो आवाज लगातार मेरे कानों में गूंजती ही जा रही थी तो मेरी नींद खुल गई, लेकिन मैं आंखें बंद करके लेटी रही। तभी मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मेरे पलंग के ही पास में बैठकर कोई रो रहा है। ये महसूस होते ही डरते हुए मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा कि मेरे बेड के पास में जमीन पर बैठे हुए कोई रो रहा है। ये देखकर मेरा तो करने को जी चाहा। ऐसे में अब इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि उसे कुछ बोल सकूं, पूछ सकूं कि कौन है। तो घबराते हुए उस तरफ देखने लगी। तभी अचानक उसने घूर कर मेरी तरफ देखा तो मैं इतना ज्यादा डर गई कि मेरी आवाज गले में ही अटक गई थी। तो घबराहट की वजह से मैं चिल्ला भी नहीं पाई थी। अब जैसे ही मैंने उस तरफ देखा तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि वो आरती थी और जिस तरह सपने में अभी कुछ देर पहले मुझे दिखाई दी थी, बिल्कुल उसी तरह वो अब मेरी आंखों के सामने बैठी हुई थी। अब आरती को देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई, क्योंकि ये तो समझ में आ गया था कि ये आरती की आत्मा है। मैं तो घबराहट की वजह से कुछ बोल ही नहीं पा रही थी कि तभी वो मुझे देखकर रोते हुए बोली, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम मुझे छोड़कर अकेले नहीं रह सकती। तुम तो मेरी दोस्त थी, तो फिर तुम मेरा साथ कैसे छोड़ सकती हो? बताओ मुझे। तुम्हें पता है मैं कितने दिनों से तुम्हें आवाज लगा रही हूं, लेकिन तुम घर से बाहर नहीं आई, तो तुमसे मिलने के लिए दोपहर के वक्त मुझे जबरदस्ती तुम्हारे साथ आना पड़ा। यह सुनकर मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मैं कितना ज्यादा डर गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बेहोश हो जाऊंगी। उस वक्त उसकी बातें सुनकर अब मुझे समझ में आया कि आखिर क्यों मेरे कंधों पर दोपहर के वक्त
घर आते समय इतना ज्यादा बोझ बढ़ गया था और मुझे कुएं पर जो धुंधला सा साया दिखाई दिया था वो कोई और नहीं आरती ही थी। तभी वो फिर बोली, तुम मुझे देखकर इतना ज्यादा क्यों डर रही हो? हम दोनों तो दोस्त हैं ना, और वैसे भी मैं अब लोगों के लिए मर गई हूं, लेकिन इसी दुनिया में हूं। ये कहते हुए वो घूर कर मेरी तरफ देखने लगी, तो पता नहीं क्यों लेकिन मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा और धीरे धीरे जैसे मेरा डर भी कम होता गया। ऐसे में आरती को देखकर जहां मैं कुछ देर पहले बहुत ज्यादा डर रही थी, वही अब बिल्कुल ऐसा लगने लगा जैसे वो जिंदा मेरे साथ में थी। उसी तरह अब मुझे डर नहीं लग रहा था। अब मैं उसकी तरफ देख रहे हुए रोते हुए बोली, तुम्हें पता है तुम्हें मैंने कितना याद किया था? तुम्हारे बिना मेरा एक एक पल नहीं गुजरता। हमेशा तुम्हें याद करती हूं। आखिर सगी बहन से बढ़कर थी तुम मेरे लिए। और इतना बड़ा कदम उठाने से पहले, ये सब कुछ करने से पहले तुमने एक बार मुझे बताया होता तो मैं तुम्हें कभी ऐसा करने नहीं देती। ये कहते हुए मैं उससे बातें करती जा रही थी तो अब वो मेरी तरफ देखकर रोते हुए बोली, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाना चाहती, परंतु ज्यादा दिन मैं यहां भी नहीं रह सकती। अगर तुम चाहती हो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं तो तुम कुछ करोगी मेरे लिए, जिससे मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। ये सुनकर मैं हड़बड़ाते हुए बोली, हाँ बताओ क्या करना है? तो वो रोते हुए बोली कि मैं जो तुम्हें बताऊंगी वही करना है। ये कहते हुए उसने कुछ बातें मुझे बताना शुरू कर दी और मैं उसकी हर बात में हाँ मिलाती जा रही थी, क्योंकि उस वक्त जैसे मेरे दिमाग ने काम करना ही छोड़ दिया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिमाग पर भी सिर्फ आरती का ही कंट्रोल है, जिसकी वजह से मैं कुछ सोच समझ नहीं पा रही थी। उसके बाद वो देर रात मुझसे बातें करती रही। फिर 4 बजे से पहले ही रात को वापस मिलने की बोलकर वहां से चली गई और मैं भी सोने के लिए लेट गई। तो कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई थी। फिर सुबह उठी तो मेरा बुखार अब थोड़ा ठीक था। अब रात की बात मुझे याद आ रही थी, लेकिन मुझे डर नहीं लग रहा था। पता नहीं क्यों उस वक्त दिमाग ऐसा हो गया था कि मुझे आरती के सिवाय अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और मैं कैसे भी करके बस अपनी दोस्त को वापस पाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं हमेशा उसके साथ रहूं और वो मेरे साथ रहे। ऐसे में अब मैं अपनी मम्मी से कहने लगी कि मुझे स्कूल जाना है। तो मम्मी ने कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अभी मत जाओ। लेकिन मैं अब रुकना नहीं चाहती थी, मैं स्कूल जाना चाहती थी। ऐसे में बार बार जिद करने लगी कि मेरी बोर्ड क्लास है और अगर मैं जाऊंगी नहीं तो मेरी पढ़ाई छूट जाएगी। ऐसे में मेरी मम्मी ने भी बोला, ठीक है, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक है, जाने का मन है तो तुम चली जाओ। फिर मैं अपने गांव की जो और लड़कियां जाती थीं उनके साथ अपनी स्कूल चली गई थी, परंतु वहां भी सारा दिन मेरा पढ़ाई में नहीं लगा। बस आरती की बातें ही दिमाग में घूम रही थी। तभी दोपहर के वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कानों में कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। यह सुनकर मैंने हड़बड़ाते हुए चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। तो सोचा कि स्कूल में इतना ज्यादा शोर शराबा है, जिसकी वजह से शायद मुझे ऐसा ही लग रहा होगा। ये सोचकर मैं अपनी पढ़ाई करने लगी कि तभी मुझे फिर से वही आवाज आना शुरू हो गई और धीरे धीरे वो आवाज बढ़ने लगी। ऐसा लगने लगा कि कोई रो रहा है। तो मुझे एहसास होने लगा कि आरती मेरे पास नहीं है। ऐसे में हड़बड़ाते हुए मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन आरती मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। परंतु अब उसकी आवाज मुझे सुनाई देने लगी, जैसे वो बोल रही थी, मैंने जो कहा है वो भूल तो नहीं जाओगी ना? ये सुनकर अब मैं धीरे से बोली, हाँ। फिर मैं स्कूल से जल्दी छुट्टी लेकर बाहर आ गई और एक दुकान पर जाकर वहीं जो आरती ने मुझे सामान बताया था वो सारा सामान खरीदने लगी। तो दुकानदार भी अजीब नजरों से मेरी तरफ देखने लगा, लेकिन बोला कुछ नहीं। अब मैं सारा सामान लेकर उसे अपने स्कूल बैग में अच्छी तरह से रखकर फिर वापस अपनी स्कूल के सामने आकर बैठ गई। कुछ देर बाद जब मेरी स्कूल की छुट्टी हुई और मेरे साथ की लड़कियां बाहर निकली तो मुझे देखकर बोली, तुम यहां क्या कर रही हो? तो मैं हड़बड़ाते हुए बोली, क्या कर रही हूं, क्या मतलब? स्कूल में पढ़ने आई थी। तो वो बोली, लेकिन स्कूल की छुट्टी तो अब हुई है, तुम यहां क्या कर रही हो? अब हड़बड़ाते हुए मैं बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं टीचर से बोलकर थोड़ा जल्दी बाहर आकर बैठ गई। वो क्या है कि स्कूल में पानी खत्म हो गया था तो पड़ोस के घर से पानी लेकर मैंने दवाई ली है। ये सुनकर उन लड़कियों ने कुछ नहीं कहा। वैसे ये बात अलग थी कि वो लड़कियां अलग क्लास की थीं और ऐसे में उन्हें नहीं पता था कि मैं कब की स्कूल से छुट्टी लेकर गई हूं। अब मैं उनके साथ वापस घर आने के लिए रवाना हो गई, लेकिन जब मैं रास्ते में चल रही थी
तो मुझे अपने साथ साथ किसी और के चलने का एहसास हो रहा था। ऐसे में मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। वही मेरे साथ में जो लड़कियां चल रही थीं, वो अपनी बातों में बिजी थीं। वैसे भी मैं उनसे ज्यादा बातें नहीं करती थी। तभी मुझे फिर से अपने कानों में आरती की आवाज सुनाई देने लगी। तो ये तो महसूस हो गया कि अब आरती मेरे साथ में है। ये सोचकर ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई और मैं मुस्कुराने लगी। वही आरती बार बार मेरे कानों में वही बातें बोल रही थी। भूल तो नहीं गई ना? जो बातें मैंने तुम्हें बताई हैं, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। ये सुनकर मैं अपने आप से ही बोली, ऐसे कैसे भूल सकती हूं? तुम परेशान मत हो, मुझे सब याद है। ये कहते हुए उससे धीरे धीरे बातें करने लगी। तो उस वक्त मुझे इस तरह बड़बड़ाते हुए देखकर मेरे गांव की जो लड़कियां मेरे साथ में थीं, वे हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी। तभी एक लड़की बोली, क्या हुआ नीलिमा, क्या बोल रही हो? किससे बोल रही हो? तो मैं हड़बड़ाते हुए बोली, कुछ नहीं, बस वो आज स्कूल में जो कुछ पढ़ाया था, बस उसी को बार बार बोलकर याद कर रही हूं। ये सुनकर वो लड़कियां फिर कुछ नहीं बोली। अब मैं अपने घर पर वापस आ गई थी। वैसे मुझे तो बेसब्री से अब रात होने का इंतजार था, जब मुझे अपनी फ्रेंड आरती दिखाई देगी। फिर रात को खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में जाकर सोने के लिए लेट गई थी, क्योंकि अब मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। मुझे तो बार बार आरती का ही ध्यान आ रहा था। धीरे धीरे जैसे ही रात गुजरने लगी, तो थकी होने की वजह से मेरी भी थोड़ी आंखें लग गईं और मैं सो गई। तभी आधी रात के वक्त मुझे अपने कानों में आरती की आवाज सुनाई दी, नीलिमा। ये आवाज बार बार सुनाई देने लगी तो हड़बड़ाते हुए मेरी नींद, अब मैंने आंखें खोलकर देखा तो मेरे बेड के पास में आरती ही खड़ी मुझे अजीब तरीके से घूरते जा रही थी। ये देखकर मैं बोली, तुम परेशान मत हो, मैं भूली नहीं हूं, बस थोड़ी थकान हो गई थी और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से थोड़ी आंखें लग गई थी। तो उसने मेरी तरफ देखकर कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं, तुम चलो मेरे साथ। ये सुनकर मैं बोली, हाँ, और फिर मैं उसके साथ चल दी। जैसे उस वक्त मुझे ये भी होश नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। बस उसके पीछे जो सामान मैं लेकर आई थी, उसे लेकर चलते ही जा रही थी, चलते ही जा रही थी। तभी एक जगह जाकर जैसे ही आरती बोली, नीलिमा, तब जाकर मुझे होश आया। तो मैंने अपने चारों तरफ देखा तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। देखकर मुझे थोड़ी घबराहट होने लगी। तभी सामने देखा तो मेरे होश उड़ गए कि मुझे पता ही नहीं चला और मैं ना जाने कब हमारे गांव की शमशान घाट में आ गई थी। अब मैं डरते हुए कुछ बोलती, उससे पहले ही आरती मेरी तरफ देखकर बोली, तुम घबराओ मत, मैं हूं तुम्हारे साथ, लेकिन यहां आना जरूरी था। तुम मुझे अपने साथ रख लो। अभी मुझे मरे हुए 12 दिन होने में कुछ दिन बाकी हैं। ऐसे में बस 3 दिन जो मैंने कहा है वो तुम कर दो, उसके बाद मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह जाऊंगी, हमेशा। ये कहते हुए वो रोने लगी तो मुझे भी बड़ी तकलीफ हुई। मैं अपनी दोस्त को बहुत चाहती थी, उसके प्रति मेरा बहुत ज्यादा लगाव था। अब मैं जहां पर उसे जलाया गया था, वहीं पर बैठकर जो सारा सामान लेकर आई थी, फिर उस जगह रखा। वैसे सामान में नींबू, लौंग, पतासे, परफ्यूम, चमेली का तेल, ऐसी बहुत सारी चीजें थीं। और फिर वहां पर बैठकर मैंने पूरी तरह अपने बाल खोले और एक अजीबोगरीब सा मंत्र आरती ने मुझे बताया। तो उस मंत्र को आंखें बंद करके मुंह से बोलकर मैं बार बार उसी का जाप करने लगी। अभी कुछ देर तक तो मैं ऐसे ही जाप करती रही, लेकिन कुछ देर बाद मुझे लगने लगा जैसे मेरे आसपास में बहुत सारे लोग खड़े हैं। फिर भी मैं आंखें बंद करके जाप करती ही जा रही थी और मुझे अपने पास आसपास में कभी किसी के हंसने की, कभी किसी की रोने की, कभी किसी की बात करने की, कभी किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। लेकिन मुझे आरती ने ऐसा बोला था कि जब तक मैं जाप अच्छी तरह नहीं कर लूं, तब तक मुझे आंखें नहीं खोलनी है, वरना वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली जाएगी। ऐसे में मैं यही सब कुछ करने लगी। वैसे मैं बचपन से इन सारी बातों से बहुत ज्यादा डरती थी। भूत प्रेत के नाम से ही मुझे डर लगता था, लेकिन आरती की आत्मा के साथ होते हुए पता नहीं मुझे क्या हो गया था कि मुझे घबराहट नहीं हो रही थी। मैं बस उस मंत्र का जाप करते ही जा रही थी और धीरे धीरे जब वो जाप पूरा हुआ तो मैंने आंखें खोलकर देखा तो अब मेरे चारों तरफ कुछ नहीं था और कोई आवाज भी मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। वही एक तरफ आरती खड़ी होकर अजीब तरीके से मुस्कुराई जा रही थी और फिर उसने मेरी तरफ देखा। अब मैं उठकर सीधे ही अपने घर की तरफ जाने लगी, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा।
तो आरती मेरे पास आकर बोली, परेशान मत हो, मैं हूं तुम्हारे साथ, चलो। ये कहते हुए मेरे आगे आगे चलने लगी तो मुझ पर एक नशा सा छाने लगा, जिसकी वजह से मुझे जरा सा भी इस बात का एहसास नहीं था कि मैं उसके पीछे पीछे कहाँ जा रही हूँ। वैसे मुझे होश तब आया जब अपने कमरे में आकर मैं अपनी पलंग पर बैठने ही वाली थी कि तभी मेरे पलंग के नीचे रखा पानी का गिलास मेरे पैर की ठोकर से गिर गया। तो उसकी आवाज सुनकर हड़बड़ाते हुए मैं चारों तरफ देखने लगी और अपने आप को कमरे में देखकर हैरान रह गई, क्योंकि मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ कि आखिर उस शमशान घाट से मैं अपने घर तक कैसे आ गई। वही अब मैंने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और शमशान घाट की बात याद आते ही मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा। मुझे अभी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में इन सब चीजों से डरने वाली उस शमशान घाट में कैसे पहुंच गई थी। अब मैं कांपती हुई अपने आप से बोली, नहीं, मैं कल वहां नहीं जाऊंगी, वो शमशान बहुत डरावना था। तभी मुझे अपने कानों में फिर से आरती के बोलने की आवाज सुनाई दी, तो जैसे धीरे धीरे मेरा डर ही कम होता ही चला गया और कुछ देर में मैं सो गई। फिर सुबह जब किसी ने हाथ पकड़कर मुझे उठाने की कोशिश की तो मेरी आंखें खुली। मैंने देखा कि मेरी मम्मी वहां थी। वो मेरी हालत देखकर हैरानी से बोली, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है, और ये तुम्हारे कपड़ों पर जगह जगह राख मिट्टी, ये क्या लगी हुई हैं, बाल भी फैले हुए हैं। वैसे तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, और ये सब कुछ क्या हुआ है, बताओ तो। मैं हड़बड़ाते हुए बोली, कुछ नहीं मम्मी, रात को टॉयलेट करने के लिए बाहर गई थी तो तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से चक्कर खाकर गिर गई थी, जिसकी वजह से ऐसी हालत हो गई है। थोड़ी देर बाद में जब होश आया तो उठकर अपने कमरे में आकर सो गई। वैसे सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से कब बाल खोलकर सो गई मुझे खुद ही पता नहीं चला। ये सुनकर मेरी मम्मी मेरी तरफ देखकर बोली, बेटा, मुझे आवाज लगा देती या फिर अपनी दादी को आवाज लगा देती, वो तुम्हें अपने साथ लेकर चली जाती। ये सुनकर मैं कुछ नहीं बोली तो तभी मेरी मम्मी बोली, वैसे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहते हुए मम्मी ने उस दिन मुझे स्कूल जाने से रोक दिया, तो मैं भी कुछ नहीं बोल पाई। फिर नहा धोकर नाश्ता करके मैं कुछ देर के लिए बाहर बैठ गई थी। मेरे दिलो दिमाग पर तो जैसे आरती ही छाई हुई थी। उस वक्त मेरी दादी मेरे पास बैठकर मुझसे बातें करने लगी, लेकिन जैसे मुझे कुछ होश ही नहीं था जब उसने हाथ पकड़कर मुझे झिंझोड़ा, बेटा कहाँ खोई हुई हो? तो मैं बोली, कुछ नहीं। ये कहकर वहीं बाहर खाट पर लेट गई। जब दोपहर हुई तो खाना खाकर मैं अपने कमरे में आ गई थी। वैसे मुझे हमेशा ये एहसास होने लगा कि जब मैं चलती हूं तो मेरे साथ साथ किसी और के चलने की आवाज भी मुझे सुनाई देती है। तो कभी ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे कानों में कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। वैसे अब मुझे ज्यादातर अकेले में रहना अच्छा लगने लगा था। अब मैं अपने कमरे का दरवाजा बंद करके पढ़ाई कर रही थी। तभी दोपहर का वक्त था। मुझे फिर से आरती की आवाज सुनाई दी, नीलिमा। तो मैंने चारों तरफ देखा और फिर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पास में कोई बैठा हुआ है और मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है। अब धीरे धीरे वो आवाज तेज होती गई तो वो नीलिमा की आवाज थी। फिर धीरे धीरे धुंधली धुंधली वो मुझे दिखाई देने लगी। तो ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी तरफ देखकर मुझसे बातें कर रही थी, तो अब मैं भी उससे बातें करने में लग गई। अभी कुछ तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई तो आरती न जाने कहां चली गई। अब मैंने कमरे के दरवाजे की तरफ देखा तो मेरी मम्मी खड़ी हुई थी। वो मुझे देखकर बोली, बेटा किससे बातें कर रही हो? ये सुनकर मैं थोड़ा हड़बड़ा गई, साथ में डर भी गई कि अब मम्मी को क्या बताऊं। तो फिर मेरी मम्मी हैरानी से बोली, किससे बातें कर रही हो? तो मैं बोली, कुछ नहीं मम्मी, बस मैं पढ़ाई कर रही थी, तो बस ऐसे ही कुछ याद करने के लिए अकेले में ही बोल बोल कर याद कर रही थी। ये सुनकर मेरी मम्मी बोली, ठीक है बेटा, और फिर वो वापस चली गई। अब मैं सोचने लगी, अच्छा हुआ मम्मी को शक नहीं हुआ। इसके बाद मुझे वहां पर आरती की आवाज सुनाई नहीं दी। धीरे धीरे शाम हो गई। शाम को जैसे वो आवाज बार बार मेरे कानों में मुझे सुनाई देने लगी, जो मैंने कहा है वो भूल मत जाना। ऐसे में अब तो मैं खाना खाते हुए, कोई भी काम करते हुए जैसे एक सोच में डूबी रहती और किसी से बोलने का मेरा मन भी नहीं करता था। ये देखकर मेरे घर वालों ने मुझसे पूछा कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन मैं कभी पढ़ाई का बहाना बना देती, कभी कहती कुछ नहीं, बस आरती के जाने के बाद अजीब सा लगता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता।
ऐसे में मेरे घर वालों को लगने लगा कि मैंने अभी कुछ दिन पहले अपनी बेस्ट फ्रेंड को खोया है। तो शायद इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में हूं और साथ में पढ़ाई का प्रेशर भी है, जिसकी वजह से उन लोगों ने भी ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। और जबकि मैं चाहते हुए भी उन्हें कुछ नहीं बता पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आरती मुझे बार बार किसी को कुछ भी बताने के लिए मना कर रही है। उस दिन मेरी दादी शाम को मंदिर गई हुई थी, क्योंकि हमारे गांव में जो मंदिर है वहां पर शाम के वक्त संध्या आरती होती है। ऐसे में दिया बाती रखने के लिए मेरी दादी मंदिर जाती हैं। फिर जब वो वापस आई तो उनके हाथ में थोड़ा प्रसाद था। वैसे जब वो मंदिर से आती तो भगवान की संध्या आरती के बाद जो प्रसाद सभी को दिया जाता था, वो प्रसाद मेरे लिए लेकर आती और मुझे लाकर देती, क्योंकि उन्हें शुरू से ही मुझसे ज्यादा लगाव था। ऐसे में अब वो मेरी तरफ देखकर बोली, बेटा चलो ये प्रसाद खा लो। ये कहते हुए उन्होंने मेरी तरफ प्रसाद बढ़ाया तो अचानक मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा और मैं बोली, नहीं, मुझे नहीं खाना, मुझे मीठा पसंद नहीं है। तो वो बोली, बेटा बस थोड़ा सा ही तो प्रसाद है और वैसे भी भगवान का आशीर्वाद है, इसलिए चलो खा लो। अब ये सुनकर मैंने गुस्से में कहा, मुझे नहीं खाना। तो ये देखकर वो बोली, क्या हुआ बेटा, कोई बात हुई है क्या, थोड़ा परेशान लग रही हो? तो अब मैं गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना, क्यों बार बार बोल रही हो? ये कहते हुए चिल्लाने लगी तो मेरी आवाज सुनकर सभी घर वाले वहां आ गए। वही जिंदगी में पहली बार मुझे इस तरह गुस्से में चिल्लाते देखकर, इस तरह बातें करते हुए देखकर मेरी दादी हैरानी से मेरी तरफ देख रही थी। तो अब मैं अपने कमरे में आ गई। अब मुझे बार बार एहसास हो रहा था कि मुझे अपनी दादी से इस तरह बातें नहीं करनी चाहिए थी, परंतु पता नहीं मुझे क्या हो गया था। इस बात का मुझे जरा सा भी एहसास नहीं था। मैं अब रोने लग गई कि मेरी वजह से दादी को कितनी तकलीफ पहुंची होगी। तभी मेरी मम्मी वहां पर आई और मुझे काफी डांट लगाई, परंतु मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं बोल पाई थी। वही मम्मी के बार बार आवाज लगाने पर जब मैं खाना खाने बाहर गई तो मेरी दादी ने भी मुझसे ठीक तरीके से बातें नहीं की। ये देखकर मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैं उनसे माफी मांगना चाहती थी, लेकिन जैसे चाहते हुए भी मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी। फिर खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई और सोने के लिए लेट गई थी। वैसे आज मैं सोई नहीं थी, क्योंकि बार बार आरती की आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी और जैसे ही रात के 12 बजे तब तक सभी घर वाले भी सो गए थे। अब आरती की आवाज मेरे कानों में तेज तेज सुनाई देने लगी थी, जैसे वो मेरा नाम लेकर पुकार रही हो, नीलिमा, नीलिमा। बार बार बस मुझे यही सुनाई देने लगा। तो मैं अब चारों तरफ देखने लगी। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? ये सुनकर मैंने उस तरफ देखा तो मेरे कमरे के एक कोने में आरती खड़ी हुई थी। उस वक्त मेरे कमरे में सिर्फ एक बल्ब जल रहा था, जिसकी भी ज्यादा रोशनी नहीं थी, क्योंकि वो 0 वॉट का बल्ब था। वैसे मेरे कमरे में तेज रोशनी वाले बल्ब भी थे, लेकिन पता नहीं जब आरती मेरे पास में होती थी तो उन्हें क्या हो जाता था, वे बल्ब अपने आप ही बंद हो जाते थे। अब मैं उसकी तरफ देखकर कुछ बोलती कि तभी वो बोली, चलो मेरे साथ। ये सुनकर मैं बोली, आरती? तो वो मेरी तरफ देखकर फिर रोने लग गई और बोली, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, चलो मेरे साथ। ये सुनकर अब मैं इनकार नहीं कर सकी, क्योंकि मुझे तो एक नशा सा होने लगा था। अब आरती मुझे अपने साथ ले जाते जा रही थी और कल की तरह जैसे मुझे सुध बुद्ध नहीं थी, मैं बस उसके पीछे चलती ही जा रही थी। मुझे अपने आसपास किसी चीज का कोई एहसास नहीं था। मुझे तो बस ऐसे लग रहा था जैसे मैं कोई सपना देख रही हूं। फिर उसके साथ मैं ऐसे ही शमशान घाट में पहुंच गई। वहां जाकर मुझे होश आया, लेकिन अब आरती मेरे पास में खड़ी हुई थी और फिर से वही सब कुछ। अपना ताम जाम लेकर मैं बैठ गई और आंखें बंद करके अजीबोगरीब सा वो मंत्र बोलने लगी। तो आज जो आवाजें मुझे कल रात को सुनाई दी थी, वही भयानक चीखने चिल्लाने की आवाजें बहुत ज्यादा मुझे सुनाई देने लगी थी, जिसकी वजह से मेरा वहां रुकना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन अपनी दोस्ती के लिए मैं कुछ भी कर सकती थी। मैं बस आंखें बंद करके जो मंत्र था वही बोलते जा रही थी। फिर जब उस मंत्र का जाप पूरा हो गया तो मैंने अपनी आंखें खोली तो अब कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। कल की तरह सब कुछ शांत था, परंतु जब मैंने आरती की तरफ देखा जो एक तरफ खड़े अजीब तरीके से मुस्कुराती जा रही थी, तो फिर मैं खड़ी होकर उसके पास आई।
फिर हम दोनों घर आने के लिए चल दिए। लेकिन आज मुझे सब कुछ अजीब सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे साथ में बहुत सारे लोग भी चल रहे हैं। जब मैंने पीछे की तरफ देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया, बस मेरे साथ में आरती दिखाई दे रही थी। मैं आगे बढ़ने लगी तो पीछे पीछे किसी के कदमों के चलने की, कभी किसी के हंसने की आवाज मुझे सुनाई देने लगी, परंतु दिखाई कोई नहीं दे रहा था। ऐसे में मैंने उस वक्त आरती की तरफ देखा और एक नशा सा मेरे ऊपर छाने लगा। तो अब मुझे जैसे कोई सुध बुध नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं नींद में चल रही हूं और मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैं चलते ही जा रही थी। फिर कब मैं अपने कमरे में आकर सो गई, मुझे इस बात का भी एहसास नहीं था। फिर सुबह किसी ने हाथ पकड़कर मुझे उठाया तो मैंने देखा कि मेरी मम्मी थी, लेकिन आज मेरे पापा, मेरी दादी, मेरी बहन सब वहां पर खड़ी हुई थी। हर कोई मेरी तरफ देख रहा था तो मैं चारों तरफ देखने लगी और मैं रात की बात सोचते जा रही थी। वही लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। अब मेरी मम्मी मेरे पास बैठकर मेरी हालत देखकर बोली, कल रात कहाँ गई थी तू? ये सुनकर मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद मैं जब आरती के साथ गई थी तो इन लोगों ने मुझे देख लिया था, जिसकी वजह से ये ऐसे बोल रहे हैं। अब मैं कुछ बोलती कि तभी मुझे मेरे कानों में जैसे आरती की आवाज सुनाई दे रही थी, किसी से कुछ मत बोलना, कुछ मत बोलना किसी से, वरना मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर चली जाऊंगी। ये सुनकर मैं किसी से कुछ नहीं बोली तो मेरी मम्मी बोली, कुछ पूछा है तुमसे, जवाब दो, कहाँ गई थी तुम रात को? ये सुनकर मैं कुछ बोलती कि उससे पहले ही मेरी दादी मेरे पापा की तरफ देखते हुए घबराते हुए बोली, सिया राम, अभी और इसी वक्त इसे मंदिर ले चलो। ये सुनकर मैं हड़बड़ाती हुई बोली, तुम्हें मंदिर क्यों? वैसे मंदिर जाना, भगवान के दर्शन करना हमेशा से ही मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब से आरती की मौत हुई थी वो मुझे दिखाई देने लगी थी, तब से पूजा पाठ, मंदिर, इन सब के नाम से मुझे एक तरह से नफरत हो गई थी। अब मेरी बात सुनकर, मुझे इस तरह परेशान देखकर कुछ सोचते हुए मेरी दादी बोली, कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही दर्शन करने के लिए। वैसे मैं एक बात आपको बता दूं, उसे वक्त मुझे इस बारे में पता नहीं था, लेकिन बाद में जाकर पता चला। जब मेरी तबीयत ठीक हुई, मुझे इन सब से छुटकारा मिला, तब मुझे पता चला कि उस रात मैं जब आरती के साथ शमशान घाट की तरफ जा रही थी तो मेरी दादी ने मुझे, जो कि हमारे मकान के बाहर बने हुए घर में सो रही थी, उन्होंने जाते हुए देख लिया था। वैसे मैंने उनसे शाम को जो बदतमीजी की थी, जिस तरह से मैंने उनसे बात की थी, उसके बाद वो थोड़ी परेशान थी। उन्हें मेरी चिंता होने लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कोई ना कोई बात तो है, वरना मैं ऐसा उनके साथ कभी नहीं कर सकती। यही सोचते हुए उन्हें नींद नहीं आ रही थी। ऐसे में जब उन्होंने मुझे आधी रात के वक्त मकान से निकलकर बाहर की तरफ जाते हुए देखा तो ये देखकर वो हैरान रह गई कि मैं कहाँ जा रही हूं। उस वक्त उनके दिमाग में हजारों बातें चलने लगी कि कहीं मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है, या फिर कहीं मेरी दोस्त आरती की तरह मेरा भी तो किसी लड़के के साथ कोई चक्कर तो नहीं है। ये सोचते हुए उन्होंने उठकर जैसे ही मुझे रोकने की कोशिश की तो किसी ने उसे एक जोर का धक्का मार दिया, जिसकी वजह से वो गिर गई थी। लेकिन फिर भी वो खड़े होकर मेरे पीछे जाने लगी। मुझे आवाज लगाने लगी थी, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तभी उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनका गला जोर से दबा दिया हो। फिर उन्हें उठाकर जोर से पीछे की तरफ फेंक दिया था। ये देखकर मेरी दादी घबरा गई। साथ में उन्हें शक हो गया था कि मेरे ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है। और वैसे भी पहले के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि किसी के प्रति ज्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए। तो मेरी दादी को लगने लगा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी दोस्त जिसकी मौत हुई है, कहीं उसकी आत्मा का मेरे ऊपर साया हो। ऐसे में मेरी दादी मेरे पापा और मम्मी को यह बात बताना चाहती थी, लेकिन जब भी वो उठकर जाने की कोशिश करने लगी तो कोई बुरी शक्ति थी जो उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन बार बार उन्हें धक्का देकर वहीं पर गिरा रही थी, जिसकी वजह से मेरी दादी अपनी खाट पर आकर सोने के लिए लेट गई, परंतु उन्हें नींद नहीं आ रही थी। फिर जब देर रात में वापस लौट कर आई तो मेरी हालत देखकर वो और ज्यादा घबरा गई, क्योंकि मुझे किसी चीज का कोई होश नहीं था। मैं जैसे किसी से बातें करते हुए चल रही थी। अब मेरी दादी मेरे पास जाना चाहती थी, लेकिन जैसे किसी ने उनके हाथ पैरों को जकड़ लिया, जिसकी वजह से वो खाट में से उठ भी नहीं सकती थी और चाहते हुए चिल्ला भी नहीं सकती थी। फिर जैसे ही सुबह 4 बजे, वैसे ही मेरी दादी पर भी जो कोई बुरी आत्मा उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, उसका असर हट गया।
और ऐसे में अब उन्होंने सबसे पहले जाकर मेरी मम्मी पापा को जगाया, उन्हें सारी बात बताई तो वे लोग भी काफी डर गए थे। वही मेरे घर वाले अब मुझसे बात करने की कोशिश करने लगे, लेकिन जो रात की बातें थीं और फिर मैं चाहते हुए भी नहीं बता पा रही थी, क्योंकि मुझे अपने कानों में बार बार वही आवाज सुनाई दे रही थी कि अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। मैं अपनी दोस्त, जिससे मेरा पहले ही बहुत लगाव था, लेकिन उनके मरने के बाद लगाव इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मैं कुछ नहीं बता सकती थी। अब मेरे घर वाले बार बार मुझे मंदिर चलने, तो मैं गुस्से में चिल्लाते हुए बोली। मैंने कहा मुझे कहीं नहीं जाना। ये कहकर मैं उठकर वहां से भाग जाना चाहती थी कि तभी मेरे पापा ने, मम्मी ने मुझे पकड़ लिया। तो मैं अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करने लगी और चिल्लाते हुए बार बार कहने लगी, मुझे नहीं जाना मंदिर, मुझे नहीं जाना मंदिर। तो ये देखकर अब मेरी मम्मी पापा का जो शक था वो पूरी तरह यकीन में बदल गया कि मेरे ऊपर जरूर कोई साया है, क्योंकि उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर से ही आरती की आत्मा भी भयानक रूप से चिल्लाते हुए बोल रही हो। बोल दिया, नहीं जाना मंदिर। ये कहते हुए गुस्से में मैंने अपनी बहन को इतनी जोर से लात मारी कि उसका सिर दीवार से टकराते टकराते बचा था। वही इससे पहले देर हो जाए और मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊं, या फिर मैं अपनी जान दे दूं, या फिर जो कोई बुरी शक्ति है मेरी जान लेकर चली जाए। ये सोचकर मेरे घर वाले अब इन सब से छुटकारा पाने के लिए मुझे मंदिर की तरफ ले जाने लगे, लेकिन मैं जाना नहीं चाहती थी, तो वो लोग जबरदस्ती मुझे पकड़ कर ले जाने लगे। अब जैसे जैसे मंदिर नजदीक आ रहा था, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा और मैं चिल्लाती जा रही थी, जिसकी वजह से रास्ते में चलते हुए लोग भी अब इकट्ठा होकर हमारे पीछे पीछे चल दिए कि आखिर मुझे हुआ क्या है। वही मेरी हरकतें देखकर अब हर किसी को यह अंदाजा हो गया कि मेरे ऊपर कोई बुरी शक्ति का साया है। फिर जैसे ही हम लोग मंदिर पहुंचे तो मैंने सभी को जोर से धक्का दे दिया और वहां से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन जितने भी लोग हमारे साथ थे उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया। अब मैं बहुत कोशिश कर रही थी, परंतु चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही थी। अब जैसे ही मेरे घर वाले जबरदस्ती मुझे पकड़कर मंदिर की सीढ़ियों पर लेकर जाने लगे, तो मुझे उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पूरे शरीर में आग लग गई हो, जिसकी वजह से मैं दर्द में छटपटाते हुए, रोते हुए कहने लगी कि मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। अब जैसे ही मैं मंदिर में पहुंची तो मुझे इस तरह चिल्लाते देखकर पंडित जी ने मेरी तरफ देखा और फिर भगवान की मूर्ति की तरफ देखते हुए कुछ मंत्र बोले। तो अचानक मेरे शरीर को बहुत तेज झटका लगा, जैसे किसी ने मेरे शरीर को जकड़ रखा था और वो अब मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चला गया हो। ऐसे में मैं अब आजाद महसूस कर रही थी। वही पंडित जी जैसे जैसे मंत्र बोलते जा रहे थे, फिर मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे एक अजीब सा सुकून मिला हो और पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंखें बंद हो गईं। अब मुझे किसी चीज का होश नहीं था। फिर जब मुझे होश आया तो मैं उसी मंदिर में थी, लेकिन इस वक्त मेरे गले में एक लॉकेट था। अब मैं हैरानी से अपने घर वालों की तरफ देखने लगी और अब वही बातें मुझे याद आने लगी। अब पंडित जी मेरी तरफ देखकर बोले, अभी तो मंत्र पूरित ये लॉकेट इसके गले में पहना दिया है, इसलिए वो बुरी आत्मा इसके पास नहीं आ पाएगी। ये कहते हुए कुछ बातें समझाई। फिर मेरे घर वाले मुझे लेकर घर पर आ गए। उस वक्त मेरे बारे सोचते हुए मेरे घर वाले बहुत परेशान थे कि पता नहीं अब क्या होगा। तभी गांव के कुछ लोग आ गए और मेरे घर वालों से पूछने लगे कि मुझे क्या हुआ है। फिर सारी बातें सुनकर सभी तरह तरह की बातें बनाने लगे। हर कोई अपनी तरफ से बता रहा था कि मुझे मेरे घर वालों को लेकर कहाँ जाना चाहिए, जिससे इस मुसीबत से मुझे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। वही अब मेरे दिलो दिमाग ने तो जैसे काम करना ही छोड़ दिया। मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही थी, क्या करूं, क्या बोलूं। चुपचाप एक तरफ बैठी हुई थी तो लोग मेरी हालत देखकर हमदर्दी जता रहे थे, परंतु मैं किसी से नहीं बोली। उस वक्त भी मुझे बीती रात की बात मुझे याद आने लगी, आरती की याद आने लगी, तो अब मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। अब मैं ये सोचकर परेशान थी कि कैसे मैं आरती से बातें कर लेती थी, कैसे मैं उसके साथ चली गई, जबकि वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। और अगर वो हमेशा के लिए मुझे अपने साथ ले जाती तो क्या होता है, क्योंकि वैसे भी मेरी दादी कहती थी कि अगर कोई करीबी इंसान मर जाए तो उसके जाने के बाद उसके प्रति ज्यादा लगाव होने पर वो हमेशा के लिए साथ भी ले जा सकता है। ये सोचकर ही मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वही मेरी हालत को देखकर मेरी मम्मी मुझे लेकर अपने कमरे में आ गई
और सब लोग बाहर बैठे की बातें कर रहे थे। अब मेरी मम्मी मेरे पास में थी। अब कोई भी मुझे एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि हर कोई ये सोचकर डर रहा था कि कहीं मेरे साथ कुछ अनहोनी नहीं हो जाए। कहीं अगर मैं अकेली रहूंगी तो जो कोई बुरी शक्ति है वो मुझे अपने साथ लेकर नहीं चली जाए। ऐसे बहुत सारी बातें थीं जो सोचकर मेरे घर वालों को डर लग रहा था। धीरे धीरे वो दिन निकल गया। उस दिन शाम को मेरी मम्मी ने अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया, लेकिन डरते हुए मैंने थोड़ा बहुत खाया था। अब तो मुझे अंधेरा होते हुए भी बहुत डर लग रहा था कि कहीं आरती फिर से मुझे दिखाई नहीं दे जाए। मेरी दादी मुझे बार बार समझा रही थी कि बेटी, कुछ नहीं होगा, हम हैं तुम्हारे साथ। लेकिन अब भी मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। ऐसे में उस रात को मेरी मम्मी, दादी, बहन मेरे ही कमरे में मुझे लेकर सो गई थी। यहां तक कि मेरी मम्मी ने तो अंदर से कमरे का लॉक लगाकर चाबी अपने पास रख ली थी, ताकि मैं कहीं रात में भाग ना जाऊं। वैसे तो मेरे गले में ताबीज था, लेकिन फिर भी उन लोगों को डर तो था। उस रात मैं जब सो रही थी तो मुझे हमारे घर के बाहर से ही आरती के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। वो बार बार मुझे बाहर आने के लिए बोल रही थी। उसकी आवाज सुनकर मेरी नींद खुल गई थी, लेकिन अब मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, जिसकी वजह से मैं बाहर जाना नहीं चाहती थी। यहां तक कि मैं उस तरफ देखना भी नहीं चाहती थी। वैसे भी आरती जो मुझे और दिन कमरे में दिखाई देती थी, वो इस वक्त हमारे घर से बाहर थी, क्योंकि मम्मी ने सोने से पहले ही घर के दरवाजे पर मंदिर से लाई हुई भभूति डाल दी थी, जिसकी वजह से कोई भी बुरी आत्मा कमरे के अंदर नहीं आ पाए। और मेरे गले में ताबीज था तो मेरे ऊपर कोई असर नहीं हो। अब मैं अपने गले में जो ताबीज था उसे हाथ में लेकर कांपते हुए बस भगवान को याद करते जा रही थी। उस वक्त बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वही आरती वो बार बार आवाज लगाती जा रही थी, और धीरे धीरे उसकी आवाज बहुत ज्यादा भयानक हो गई। अब वो गुस्से में चिल्लाते हुए मुझे बाहर बुलाने लगी, तो अब मैं घबराते हुए चिल्लाने लग गई। तो मेरी आवाज सुनकर मेरी मम्मी और मेरी दादी दोनों की ही नींद खुल गई थी। अब वो दोनों मुझे संभालते हुए बोली, क्या हुआ बेटा? तो मैं घबराते हुए बोली, आरती मुझे घर से बाहर आवाज लगा रही हैं, वो मुझे बुला रही हैं। उस वक्त मैं बार बार यही सब कह रही थी। ये सुनकर मेरी दादी और मम्मी बहुत परेशान हो गई, क्योंकि अभी तक तो मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया था, लेकिन अब मेरे मुंह से आरती का नाम सुनकर उन्हें पल भर में ही यकीन हो गया कि आरती की आत्मा ही मेरे पीछे पड़ी हुई है और कहीं वो मुझे अपने साथ न ले जाए। ये सोचकर ही वो दोनों बहुत ज्यादा डरने लगी थी। वैसे अब भी मुझे आरती की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन मेरी दादी और मम्मी को भी कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। ऐसे में मेरी मम्मी ने तुरंत ही भगवान का हाथ जोड़कर ध्यान किया और फिर मुझे एक गिलास पानी पीने के लिए दिया। वैसे उन्होंने पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाया हुआ था। अब जैसे ही मैंने वो पानी पिया तो मुझे आरती की आवाज आना बंद हो गई थी और कुछ ही देर में मैं सो गई। लेकिन मेरी चिंता करते हुए अब मेरी दादी और मेरी मम्मी दोनों ही उस रात नहीं सो पाई थी। अगले दिन सुबह होने पर अब रात को अपने साथ जो सब कुछ हुआ था उन्हें सोचकर मैं काफी परेशान थी, क्योंकि पिछली बातें ऐसी लग रही थी जैसे मैंने कोई डरावना सपना देखा हो और कुछ नहीं। अब मेरे मम्मी और पापा मुझे लेकर गाड़ी में रवाना हो गए थे, लेकिन मुझे उस वक्त नहीं पता था कि मेरे घर वाले मुझे कहाँ लेकर जा रहे थे। बस पापा ने पड़ोस में से ही एक किराए की गाड़ी कुछ पैसे देकर की और उसमें ही वो लोग मुझे लेकर गए थे। वे लोग रास्ते में भी कुछ जरूरी बातों के अलावा कोई बात नहीं कर रहे थे। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। ऐसे में जब लगभग दोपहर के 12 बजे बाद का वक्त हुआ तो मैंने देखा कि जिस गाड़ी में मैं बैठी हुई हूँ उसके ही साथ में कोई साया चल रहा है, जो सिर्फ मुझे दिखाई दे रहा था। मैंने जब ठीक से देखा तो वो आरती साया था, जो घूर कर मेरी तरफ देखकर मुझे रुकने के लिए बोल रहा था। लेकिन अब मैं चाहते हुए भी अपने घर वालों से कुछ नहीं बोल पा रही थी और कुछ कर नहीं पा रही थी। शायद आरती का असर भी मेरे गले में ताबीज होने की वजह से मुझे नहीं हो पा रहा था। फिर लगभग 4 बजे के आसपास हम लोग एक गांव में पहुंचे और हमारी गाड़ी एक मंदिर के सामने रुकी। अब मेरे मम्मी पापा मुझे लेकर अंदर गए तो मैंने देखा कि वो हनुमान जी का मंदिर था और वहां पर एक नहीं न जाने कितने साधु सन्यासी थे जो हनुमान जी के मंदिर में रहकर उनकी पूजा अर्चना करते थे। और वहां पर हमारी तरफ बहुत सारे लोग भी मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहे थे। अब मैं बस घबराते हुए चारों तरफ देख रही थी। उस वक्त मेरे मम्मी पापा ने मुझे पकड़ रखा था। तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मंदिर से बहुत दूरी खड़ा आरती का साया धुंधला धुंधला मुझे दिखाई दिया। ये देखकर मैं उस तरफ देखते ही जा रही थी तो मेरी मम्मी मेरी तरफ देखकर बोली, क्या देख रही हो बेटा?
तो मैंने उनकी तरफ देखा, परंतु बोली कुछ नहीं। तभी वहां पर एक सन्यासी बाबा थे, जिनके बाल और दाढ़ी पूरी तरह सफेद थी। वो सिर्फ एक धोती पहने हुए थे। उनके पास जाकर पापा ने उनके पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया और कुछ बातें की, तो वो हमारे पास आए। फिर वो हनुमान जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर वहां पर बैठ गए और फिर उन्होंने हमें बैठने के लिए कहा, तो हम लोग भी वहां पर बैठ गए। अब सन्यासी बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखकर आंखें बंद की और कुछ देर तक ऐसे ही ध्यान किया। फिर कुछ देर बाद आंखें खोलकर कहा, इसकी जो सहेली थी, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही कुएं में कूदकर अपनी जान दी थी, इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लगाव था। वो मरने के बाद भी कभी इसे कोई तकलीफ नहीं देना चाहती थी, लेकिन अब उसका ही साया इसके पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि उसे मजबूर किया गया है। उसकी आत्मा को कुछ बुरी आत्माओं ने अपने वश में कर लिया, जो उसे इतनी ज्यादा तकलीफ देने लगी कि उसका एक पल पल गुजारना भी मुश्किल हो गया था। ऐसे में उसे मजबूर कर वो बुरी आत्माएं जबरदस्ती ही उसे इसके पास भेजने लगी, क्योंकि वो आत्माएं भी इसी तरह भटक रही थी। और ऐसे में वो आत्माएं चाहती थी कि कोई जिंदा इंसान अपने मन से उन्हें सिद्ध करके अपने साथ ले जाए, जिससे वो जो चाहें वो कर सकें। ऐसे में इन सब का निशाना इसे बनाया गया और इसकी जो दोस्ती थी उसे मजबूर किया गया, लेकिन उसने मना कर दिया। तो फिर उन बुरी आत्माओं ने उसे तकलीफ देने के साथ उसके साथ इतना बुरा किया कि फिर धीरे धीरे उसकी आत्मा भी प्रेत बन चुकी थी, जिसे अब अपनी दोस्ती का एहसास नहीं है। तो उन बुरी आत्माओं के कहने पर वो अपनी मौत के तीसरे दिन ही इसे आवाज लगाना शुरू हो गई थी, लेकिन घबराहट की वजह से ये घर से बाहर नहीं निकलती थी। फिर जब इसकी तबीयत खराब हुई और ये स्कूल से अपने घर पर आ रही थी, तो वो कुएं पर बैठी हुई थी। इसे देखकर वो उसी वक्त इस पर हावी हो गई और इसके साथ घर पर आ गई। फिर उसने ऐसा जाल बिछाया कि ये फंसती ही चली गई। इसे कुछ होश नहीं था कि ये क्या कर रही है, बस इसके ऊपर उसी का असर था, जिसकी वजह से वो इसे शमशान घाट में लेकर गई, जिसके वो और उसके साथ की आत्माएं चाहती थी। वो क्रियाएं इसके हाथों से करवाई हैं। वो तो भगवान का शुक्र समझो कि 2 ही रात वो क्रियाएं हुई थी। अगर तीसरे दिन ये उस आत्मा के कहने पर वही सब कुछ कर देती, तो वे सारी प्रेत आत्माएं जो इसके चारों तरफ थीं, जो इसके साथ में आना चाहते थे, वो सभी बुरी आत्माएं फिर इसे पूरी तरह अपने कब्जे में लेकर इसके साथ तुम्हारे घर पर चली आती और सब लोगों का जीना हराम कर देती। फिर इसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाती। उसके बाद में तुम लोगों के लाख कोशिश करने पर भी वो आत्माएं इसे छोड़कर नहीं जाती, क्योंकि जाने अनजाने में ये खुद उन्हें सिद्ध करके अपने साथ लेकर आती। इसलिए और अगर कभी वो जाती तो इसे अपने साथ लेकर जाती, परंतु इससे पहले ही सब पता चल गया और आज उस लड़की का 12वां है और आज वो इन सब को पाने के लिए बहुत कोशिश करती हैं, क्योंकि उसके बाद तो शायद उसके घर वाले जो क्रियाकर्म 15 दिन तक करवाएंगे, तो ऐसे में वो प्रेत योनि से वापस पिंतर योनि में आ जाती, फिर उस मुक्ति भी मिल सकती है। ये कहते हुए सन्यासी बाबा ने हमें पूरी बातें समझाई और फिर मेरे गले में जो ताबीज हमारे गांव के देवता के यहाँ से बांधा गया था, उसे खोलकर हनुमान जी बाबा के नाम का ताबीज पहना दिया गया और मुझे कुछ दिन तक अपने घर से दूर रहने के लिए कहा गया, जिससे आरती की आत्मा को जब तक मुक्ति नहीं मिल जाती वो मुझे अपने साथ ले जाने की कोशिश नहीं करें। इसीलिए मेरे पापा और मम्मी ने मुझे मामा के घर पर छोड़ दिया, जहां पर वे लोग मेरा बहुत ध्यान रखते थे। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे और अब मेरा डर भी थोड़ा कम होने लगा, लेकिन उस साल इन सब का असर ये हुआ कि जैसे तैसे मैंने अपनी 10वीं क्लास पास की और फिर अपने मामा के घर रहकर ही मैं अपनी आगे की पढ़ाई करने लग गई। परंतु बालाजी बाबा के दर्शन करने के लिए मैं महीने में एक बार जरूर जाती थी, जिसकी वजह से फिर कभी मुझे आरती की आत्मा दिखाई नहीं दी और उसके होने का एहसास भी नहीं हुआ। जब मैंने इस बारे में सन्यासी बाबा से पूछा तो उन्होंने बताया कि उसकी आत्मा अभी यहाँ से चली गई है, शायद मुक्त हो गई है। उन्होंने ये भी बताया कि आरती के प्रति मेरा लगाव बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से वो मेरे ऊपर उन प्रेत शक्तियों के साथ जल्दी हावी हो गई थी, क्योंकि कभी कभी हमारा लगाव जिससे ज्यादा हो, हमारा दिल जिसके पवित्र हो, अक्सर वो इंसान मरने के बाद भी उस लगाव को नहीं भूल पाता और फिर धीरे धीरे इन सब का असर होने लगता है। वैसे आरती को खोने की तकलीफ मुझे अब तक है, मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगी और यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो चाहे जिस दुनिया में हो, जहां हो, बस हमेशा खुश रहे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी,
कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो अब मैं उन लोगों के नाम लेता हूं जिन्होंने कल की हमारी स्टोरी पर सबसे पहले कमेंट करके ये बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं और उनका नाम क्या है। तो सबसे पहले रहनुमा शेख हैं, नई दिल्ली से। प्रिंस महंतो हैं, बेगूसराय बिहार से। यूएस तिवारी और हर्ष तिवारी हैं, सिरसा प्रयागराज से। शिवराज चौधरी हैं, जयपुर से। सिपा बरार हैं, भटिंडा पंजाब से। रोहित जाटव हैं, बिहार से। राज तागड़े हैं, छिंदवाड़ा से। सफिक हैं, सऊदी अरब से। शुभम मोमिन हैं, मेघालय से। अनोखे लाल हैं, यूपी से। विकास प्रजापति हैं, खतौली से। अनीश अहमद हैं, दिल्ली से। राहुल वर्मा हैं, दिल्ली से। सोनू कबीर हैं, आगरा से। शरीफ हैं, सूरत से। शुभम पांडा हैं, ओडिशा से। राहुल वर्मा हैं, बनारस से। वाजिद तबस्सुम हैं, पटियाला हाउस, लाहौर, पाकिस्तान से। विनोद नागपाल हैं, अमृतसर, पंजाब से। राजेश देव हैं, पश्चिम बंगाल से। हमदून और जियान हैं, मालदीव से। आस्तिक थापा हैं, हिमाचल प्रदेश से। साकी हैं, बांग्लादेश से। दिलीप कुमार हैं, यूपी से। अरविंद, राज, रिंकल, दीप, सोनल और स्वरा हैं, राजकोट, गुजरात से। राजश्री हैं, ठाणे, मुंबई से। नंदन कुमार हैं, बिहार से। पूनम हैं, सोनीपत से। जिग्नेश कुमार हैं, गोपालगंज से। शुभेंदु सिन्हा हैं, असम से। साजिद रहमान हैं, गुवाहाटी से। अख्तर हुसैन हैं, बारामूला, कश्मीर से। पवन हिना हैं, हरियाणा से। और सबसे लास्ट में मुस्कान हैं, हिमाचल प्रदेश से। तो दोस्तों ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने कल वाली स्टोरी पर कमेंट करके ये बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं और उनका नाम क्या है। साथ ही अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।